हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गए हैं हम लोग फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट को कवर करने के लिए। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप लोग इसके पहले का कोई भी लेक्चर मिस किए हैं तो आप जा कर के उसको देख लीजिए और लेक्चर्स को जा कर के क्लियर करके और डाउट वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। और याद करो कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम इसी क्वेश्चन के साथ आए थे कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट क्या है और हमारी एक्टिविटीज़ कैसे उसे अफेक्ट कर रही हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग दो मेजर कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। हम लोग पहला वाला जो है वो ये है कि ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, और जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसे कैसे मैनेज करें। और ये पेपर कप्स तक का जो जर्नी है, जो चाय में तुम लोगों को याद होगा कि पहले चाय जो है वो शीशे के ग्लासेस में, शीशा का जो ग्लास होता था उसमें मिलता था, और अभी कुल्हड़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और ये पेपर कप्स जो हैं, तो ये सारा स्टोरी जो है वो एक छोटे से नटशेल में हम यहाँ पर देखेंगे। इन अ नटशेल उसको भी कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ओजोन, की ओजोन क्या है और उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो ओजोन लेयर और ये कैसे डिप्लीट हो रहा है। ओजोन लेयर जो है वो बेसिकली O3 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलने की वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो बेसिकली ओजोन विच इज़ O3, इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जबकि जिस ऑक्सीजन की बात हम लोग करते हैं वो O2 है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं। वी ब्रीद इन एंड इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, और हमारे लाइफ के लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। जो ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो O2 है, और ये जो है ओजोन वो O3 है। बेसिकली ऑक्सीजन इसमें, इसके एक मॉलिक्यूल में, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होंगे। तो जो O2 है उससे हम लोगों को लाइफ मिलता है, जबकि जो ओजोन है यानी कि जो O3 है वो एक पॉइजन है, वो एक बहुत जहरीला पॉइजन है, उससे हमारी जान भी जा सकती है। फिर ये ओजोन कैसे इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये ख़त्म हो रहा है तो हमारे लिए चिंता वाली क्या बात है इसमें। जब ये एक पॉइजन है तो फिर क्यों टेंशन में आना। तो इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हाउ ओजोन इज़ यूज़फुल, कैसे यूज़फुल है। देखो ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह से बहुत सारे जोन्स में बटा हुआ है। तो हमारा ये स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। ग्राउंड के ऊपर जिसमें हम लोग हैं उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और उसके ऊपर जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो ओजोन उसी स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। सन से अलग अलग तरह का रेज आता है, सूरज से अलग अलग तरह का रेज आता है। उसमें एक आता है यूवी रेज, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये जो ओजोन है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड का वर्क करता है, और सन से जो हार्मफुल रेज आ रही हैं, जो यूवी रेज आ रही हैं, जो रेडिएशन आ रहा है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। ये यूवी रेज जो हैं उससे प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है हमको। ये रेज जो हैं अगर इंसानों के ऊपर पड़ जाए तो उनको स्किन कैंसर हो जाता है। यूवी रेज स्किन कैंसर के लिए जाने जाते हैं अब तक। ठीक है, तो ये जो सन है उसके यूवी रेज को क्या कर देता है, हम तक पहुंचने से रोक देता है। ओजोन जो है वो शील्ड की तरह वर्क करता है, आने नहीं देता है उसको। ठीक है, ये ओजोन बनता कैसे है, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। तो जो ओजोन है चूंकि एटमॉस्फेयर के बहुत हायर लेवल पर है, और ओजोन जो है वो यूवी रेज के संपर्क में आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, जो हमारा O2 है, वो यूवी रेज के साथ रिएक्ट करता है। यूवी रेज अपने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हुए हैं, तो वो ऑक्सीजन यानी कि O2 को 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। और ये जो फ्री ऑक्सीजन है ना, इस फ्री ऑक्सीजन को हम लोग नैसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों के बुक में, एनसीईआरटी में तो ये टर्म नहीं है, अगर आप लोगों के बुक में नैसेंट ऑक्सीजन का टर्म आए तो आप लोगों को यही समझना है कि वो फ्री ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है।
ठीक है। एनर्जी, यूवी रेज का हायर एनर्जी होता है और वो रेडिएशन जो है वो जो O2 है उसको फ्री ऑक्सीजन्स में तोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं कि O2 जो है यूवी से कांटेक्ट में आने के बाद O+O में टूट गया है। अब ये जो O है वो किसी O2 के साथ कंबाइंड कर जाएगा, क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये बहुत बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो तुरंत ये O2 के साथ कंबाइंड करके और O3 यानी कि ओजोन बना देता है। तो O2 जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है वो टूटा किस वजह से? यूवी रेडिएशंस की वजह से O2 मॉलिक्यूल टूट गया, स्प्लिट कर गया। चूंकि यूवी रेडिएशन में हायर एनर्जी होता है तो O2 टूटा और फ्री ऑक्सीजन्स बन गए। फ्री ऑक्सीजन को हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। तो ये तुरंत O2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये वापस से O3 बना लेते हैं अब की बार। ठीक है। तो O3 बन जाने की वजह से ये जो ओजोन है इसको यूवी रेज तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। अगर O फिर से जुड़ के O2 बना देंगे तो फिर से टूटेगा। फिलहाल अब क्या होता है कि अब O3 को वो यूवी रेज तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से ओजोन जो है वो बनता है, फॉर्म होता है। तो फिर दिक्कत की बात कहाँ है? मैटर ऑफ कंसर्न ही देखने जा रहे हैं हम लोग कि दिक्कत आया कहाँ। तो ये बात है साल 1980 के लगभग का। और वहाँ पर क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में ये जो ओजोन है उसका अमाउंट बहुत तेज़ी से ड्रॉप करने लगा। इतना ड्रॉप हुआ कि कुछ कुछ पॉइंट्स पर ओजोन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जो यूवी रेज थी वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आने लग गई। ठीक है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, और हम लोग कहते हैं ओजोन होल। याद होगा आप लोगों को, क्लासेस में पढ़ना भी है ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है? पिक्चर नहीं लगा पाए हैं यहाँ पर, है ना, वो देख सकते हो तुम लोग गूगल वगैरह पे सर्च करके कि ओजोन होल क्या होता है। ठीक है। तो अंटार्कटिका के ऊपर हो गया था ओजोन होल। बेसिकली वहाँ पे कोई ओजोन नहीं था, तो यूवी रेज जो है, हार्मफुल यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट अंटार्कटिका के ऊपर फॉल करती थी। तो ओजोन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप करने लगा अराउंड 1980s। और ये जो डिक्रीज था वो हो रहा था एक सिंथेटिक केमिकल के वजह से जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है वो यूवी रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके सिंपल फॉर्म्स में टूट जाता था और तुरंत O3 को चेंज कर देता था O2 में। तो जो O3, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता था, यानी कि O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता था। कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ऑक्सीजन यानी कि ओजोन को O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता था। ये CFC का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो ये CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट यानी कि जो फ्रिज होता है आपका और जो फायर एक्सटिंग्यूशर है वहाँ पर होता था। रेफ्रिजरेंट के तौर पर होता था। तो रेफ्रिजरेंट के तौर पर मतलब कि हर वो चीज़ जो कि टेम्परेचर को कम रखती है, जैसे कि आपका AC हो गया, एयर कंडीशनर, उसके बाद के जो फ्रिज वगैरह है वो। तो रेफ्रिजरेंट कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता था CFC का, ठंडा करने के लिए। और फायर एक्सटिंग्यूशर के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। तो AC से, फ्रिज से ये गैसेस लीक कर जाती थी और लीक करने के बाद ये जाती थी सीधे, चूंकि काफ़ी लाइट होती हैं तो ये तुरंत ऊपर उठ जाती थी और ऑक्सीजन जो है, आई मीन सॉरी, जो यूवी रेज आ रही हैं, जो सनलाइट है, उससे ये क्या हो जाती थी, ये स्प्लिट कर जाती थी, टूट जाती थी सिंपल फॉर्म्स में। और ये फिर जाकर के O3 के साथ रिएक्ट कर देता था और O3 को तोड़ देता था O2+O में। तो O3 जो है वो वापस से फ्री ऑक्सीजन बन जाता था, जो कि हमारे लिए सही बात नहीं थी। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा, यानी कि UNEP ने कहा कि सारे कंपनियों को बोला कि आपके लिए CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना मैंडेटरी है। CFC का इस्तेमाल नहीं होगा। CFC के यूज़ को फ्रीज कर दिया, CFC का प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया। तो वहाँ पर ये बन गया कि भाई जो भी कंपनियां हैं, जो भी फ्रिज बनाने वाली कंपनियां हैं, वो देखिएगा अब वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगी। देखिएगा कभी कभी आता है उसका बॉक्स तो वहाँ लिखा रहता है कि CFC फ्री, इस तरह से। ठीक है। लिख लिख करके आता है 100% इको फ्रेंडली, ऐसे लिख करके आता है वो। तो यही दिक्कत था।
ओजोन के साथ में, कि ओजोन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो डिप्लीट कर रहा है किस वजह से, सीएफसी के वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिजेस के अंदर, एसी के अंदर, और जो फायर एक्सटिंग्यूशर्स होते थे उनके अंदर। तो इसके इस्तेमाल को, सीएफसी के प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया। तुम लोग समझ सकते हो कि किसी चीज़ को ग्लोबल लेवल पर बैन कर दिया गया यानी कि मामला कितना सीरियस होगा। चलते हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो गार्बेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, देखो, तुम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम लोग को मालूम है कि फिर भी कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता था हमारे बॉडी के अंदर। तो वो वेस्ट मटेरियल को हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते थे, हमारा बॉडी उनको भी डाइजेस्ट कर लेता, जो एंजाइम्स है उससे उनका भी ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं वो सभी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाने में सक्षम नहीं है। सारे एंजाइम्स सभी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सभी चीज़ों का ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में याद करो कि जब कोई मछली मर गई, जब हम एक्वेरियम बना रहे थे तो हम तुमसे बोले थे कि इन्वायरमेंट को, इस एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है हर 4-5 दिन पर हम लोगों को, लेकिन जो पॉन्ड हैं, जो तालाब हैं, उनको साफ नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ एक सवाल खड़ा हो गया था कि तालाबों में वैसा क्या होता है। तो उसका जवाब हम लोगों ने पाया था कि तालाबों के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोजर्स हम पहले के लेक्चर्स में बता चुके हैं, जो हमारा 3rd नंबर लेक्चर है, कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस को सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ते हैं ताकि प्लांट्स उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये कैसे इस काम को करते हैं, तो डिकम्पोजर्स के पास भी एंजाइम्स होता है। और तुम बताओ कि डिकम्पोजर्स कौन है, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया है, फंगी है। और याद करो कि जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ बोले थे कि 3 तरह का न्यूट्रिशन होगा हमारा, पैरासाइटिक होगा, सैप्रोट्रॉफिक होगा और होलोजोइक होगा। तो सैप्रोट्रॉफिक वाला ज़रा याद करो, मैंने कहा था कि जो डाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा। जो भी फूड मटेरियल होगा ये ऑर्गेनिज्म उस फूड मटेरियल के आसपास ग्रो कर जाएंगे और इंजाइम्स को अपने बॉडी से बाहर सेक्रेट कर देंगे, निकाल देंगे। तो जो फूड का डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर ही हो गया, और जो न्यूट्रिशन है वो ये लोग ऑब्जर्व कर लिए। तो जो यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 15.5, सॉरी, इस चैप्टर में एक एक्टिविटी है 15.5, इसमें वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए कहा है अपने घर में। तो इसमें तुम लोग सब कुछ जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि किचन वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, चाय पत्ती का जो इस्तेमाल, मिल्क का पैकेट हो गया, छोटा छोटा कार्टून्स हो गया, बॉटल, स्ट्रिप्स, है ना, बबल का पैक्स हो गया, बबल गम, वो च्युइंगम वगैरह, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स यानी कि फटे वगैरह कपड़े, और चप्पल टूटे हुए, जूते टूटे हुए, ये सब ले करके, और मिट्टी खोदनी है और मिट्टी खोद के उनको इसमें दफना देना है यानी कि गाड़ देना है। उस मिट्टी को धीरे धीरे हल्का हल्का मॉइस्ट करते रहना है। हर 15 दिन पर ऑब्जर्व करो और देखोगे कि मटेरियल जो है वो अब उनमें बदलाव आने लग गया है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए तो वो अनचेंज ही रहेंगी, बट धीरे 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 उनका फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है डिक्लाइन करेगा और वो क्या हो जाएंगी, एकदम गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो इंजाइम्स जो हैं, हम लोग बात कर रहे थे इंजाइम्स का, तो इंजाइम्स जो हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं और अलग अलग इंजाइम्स की ज़रूरत होती है अलग अलग चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो यही तो रीज़न था कि हम लोग कोयला नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कोयला खाएंगे तो हम लोग को उतना एनर्जी नहीं मिलेगा। ह्यूमन मेड मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक जो हैं वो बैक्टीरिया और बाकी सैप्रोफाइट्स के द्वारा नहीं टूटती हैं। बैक्टीरिया जो है, हम बताए ना अभी, बैक्टीरिया और फंगी ये दोनों सैप्रोफाइट्स हैं, और ये क्या करती हैं कि जो इंजाइम है उसको बॉडी के बाहर सिक्रेट कर देती हैं। बॉडी के बाहर इंजाइम आ जाता है और वो जो भी चीज़ है वो बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, बाहर ही उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये बैक्टीरिया और जो बाकी सैप्रोफाइट्स हैं वो क्या कर लेते हैं कि उनको, जो डाइजेस्टेड मटीरियल है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व, आई मीन एब्जॉर्व कर लेते हैं।
एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन मेड प्लास्टिक है वो नहीं टूट पाती हैं। बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स उस प्लास्टिक का ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हैं। तो ये मटेरियल जो है ये फिर कैसे ठीक होगा? तो ये मटेरियल जो है वो फिजिकल प्रोसेस जैसे कि हीट एंड प्रेशर के वजह से ही मतलब ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैसा कंडीशन इन्वायरमेंट में नहीं होता है। इन्वायरमेंट का कंडीशन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता नहीं है, इसलिए जो बैक प्लास्टिक वगैरह है ये लंबे टाइम तक के लिए टिके रहते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। कुछ तो ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो 1000 ईयर्स तक के लिए भी ठीक रह सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो बैग प्लास्टिक है ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हमारे लिए चिंता के दो विषय हो गए, पहला तो CFC हो गया और दूसरा हो गया प्लास्टिक, ठीक है। तो जो इंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि किसी सबस्टांस को ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, सबस्टांसेस जो कि ब्रोकन डाउन है ना, सबस्टांसेस दैट आर ब्रोकन डाउन, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन आर नोन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। को जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिसका ब्रेक डाउन किया जा सके उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, ठीक है। बायो शब्द जो है वो बायोलॉजिकल से आ गया और डिग्रेड का मतलब होता है उसको तोड़ना, और बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो तोड़ने योग्य हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ने योग्य हो, उस सबस्टांस को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। और वो सबस्टांसेस जो कि बायोलॉजिकल मैनर में तोड़े ना जा सकें, है ना, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन बायोलॉजिकल मैनर, सो दीज विल नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसके बारे में तुम लोग पहले से बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। कौन सबस्टांस बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ये सबस्टांसेस जो है वो इनर्ट हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक वगैरह है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस हैं, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करती हैं, ये इन्वायरमेंट में लंबे टाइम तक रहती हैं। तो अगर लंबे टाइम तक रहेंगी तो लंबे टाइम तक प्रॉब्लम भी तो देंगी, तो ज़्यादा दिन तक रहेंगी तो इकोसिस्टम को उतना हार्म भी कर जाती हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो हमने दूसरा वाला जो था, पहला वाला हमने ओजोन देखा, दूसरा वाला हमने देखा कि कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जिन पर कि सैप्रोफाइट्स और बैक्टीरिया का एंजाइम वर्क नहीं करता है और वो सारे डाइजेस्ट होने से, ब्रेक डाउन होने से बच जाते हैं। तो जैसे सब्जियों का छिलका हो गया वो हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। पेपर, क्लॉथ्स, लकड़ियाँ, है ना, ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन प्लास्टिक का बोतल हो, ठीक है, या फिर मोबाइल वगैरह हो, ये सब जो है बायोडिग्रेड नहीं हो पाता, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक जो है हमारा दूसरा चिंता का विषय है। अब आ गए हैं हम लोग एक छोटा सा स्टोरी पर, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स। तो चैप्टर का एंड होने जा रहा है हमारा, ये वीडियो में चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो बुक है उसको पढ़ो तुम लोग, बुक में जो भी चीज़ें हैं उनका डाउट टीचमेंट पर पूछ सकते हो, पूछो, वहाँ पर डाउट सेशंस चलता है रेगुलर वहाँ पर, ठीक है। 9 बजे से यूट्यूब पर क्लास होती है और 9:30 बजे से टीचमेंट पर लाइव क्लास चलती है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है यहाँ पर। तुम लोगों को याद होगा कि जो चाय है, पहले चाय शीशे के ग्लासेस में, शीशा का जो ग्लास होता था उसमें मिलता था, ठीक है। देखो, याद है, देखो ऊपर में जो दिए हैं ना, राइट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में जो रेड ब्लू कलर के जो ग्लासेस हैं, पहले इसी तरह का प्लास्टिक ग्लास आता था। ट्रेन में हम लोग जब जाते थे या कहीं पर भी इस तरह का प्लास्टिक का ग्लास मिलता था, इसी में चाय देता था लोग, हम लोग पीते थे और ये कप जो है वो लौटा दिया करते थे। और या फिर नीचे वाला जो है शीशा वाला जो है ग्लास, ये तो तुम लोग देखे होगे, अभी भी चलता है लेकिन बहुत कम। तो इसमें दिक्कत क्या था, इसमें हाइजीन का दिक्कत था, ठीक से सफाई करता है कि नहीं करता है जो चाय बेचने वाला है, उसका दिक्कत था, ठीक है। वो ठीक से साफ़ नहीं करता था, लोग गंदगी उसमें रह जाता था, ठीक है। तो हाइजीन का मैटर था यहाँ पर, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप्स वॉज हेल्ड बाई अ स्टेप फॉरवर्ड बाई रीजन ऑफ हाइजीन। तो जो प्लास्टिक कप्स हैं उसमें चाय पी करके लौटा देना होता था, जो प्लास्टिक कप है या जो शीशे वाला जो ग्लास है उसमें। तो
हाइजीन की वजह से जो बीच में तुम लोग देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक कप तुम लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो गया है ये, तो ये आया था। ठीक है, इसमें हाइजीन का मामला नहीं था क्योंकि इसको पीने के बाद हम लोग फेंक दिया करते थे, याद ही होगा कि इसको पीने के बाद इसको फेंक दिया जाता था, इसको साफ नहीं करना होता था। तो चाय वाले का भी काम आसान हो जाता था। देखो चाय वाले का काम कैसे आसान हो जाता था कि उसको केवल चाय बेचना है, उसको ग्लास नहीं धोने हैं, तो उसका भी काम आसान हो गया। और हम लोगों का जो हाइजीन वाला टेंशन था कि भाई साफ सफाई रखता है कि नहीं रखता है, वो ग्लासेस को साफ तरीके से धोता है कि नहीं धोता है, साफ पानी से धोता है कि नहीं धोता है, उसका टेंशन भी खत्म हो गया। भाई कोई कोई पिया ही नहीं होगा तो जूठा कैसे होगा। तो लेकिन इसमें दिक्कत ये था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होगा ना, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हम लोग तो क्या करते थे, पीन के फेंक दिए, सिंगल यूज़ था, और एक सिंगल यूज़ में ये प्लास्टिक को फेंक देना है। अब इसके बाद अगर कि ये तो कभी सड़ेगा गलेगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके बाद जाकर के आया कुल्हड़, कुल्हड़ में चाय। ठीक है, तो कुल्हड़ वाले में तो हाइजीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और तो और यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वाला जो मैटर था कि वो सड़ती नहीं है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट यहाँ एक नया दिक्कत सामने आ गया, कुल्हड़ वाले में एक नया दिक्कत सामने आ गया। और वो दिक्कत क्या था कि कुल्हड़ बनाने के लिए जो मिट्टी लगती थी, क्ले, और क्ले जो है वो खेतों से लेना पड़ता था। तो जो ऊपर का टॉप सॉइल है वही ना लेंगे, नीचे से खोद के थोड़ी निकालेंगे। तो जो ऊपर का टॉप सॉइल है उसका लॉस होने लग गया, तो खेती में बहुत नुकसान होने लग गया कुल्हड़ के वजह से। ठीक है, तो ये कुल्हड़ जो है वो आया, बायोडिग्रेडेबल वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, और हाइजीन वाला भी प्रॉब्लम ठीक सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये था कि जो खेत में जो टॉप सॉइल होता है उसी में ना ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो टॉप सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है, उसका इस्तेमाल हम लोग कुल्हड़ बनाने के लिए कर देते थे, तो खेतों में तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो इस दिक्कत से निपटने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पेपर कप्स का कॉन्सेप्ट जो है सामने आ गया। और ये जो पेपर कप्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं, हाइजीनिक भी हैं, और कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं है इन पेपर कप्स से। पेपर कप का एक और फ़ायदा है कि हम लोग रिसाइकल्ड पेपर से पेपर कप्स बना सकते हैं, है ना। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है, पेपर कप बनाने के लिए अभी रिसाइकल्ड पेपर्स का इस्तेमाल हो रहा होगा? तुम लोगों को क्या लगता है पेपर कप्स के साथ दिक्कत क्या है? हो सकता है पेपर बनाने के लिए ये उन पेपर से बन रहा हो जो कि पेड़ों से काटे जाते हैं, तो पेड़ों पे भी बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है ना। तो तुम्हारे लास्ट में चैप्टर में यही है कि व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। तो प्लास्टिक कप के ऊपर पेपर कप का क्या एडवांटेज है? तो अगर पेड़ नहीं काटे जाते हैं इन प्लास्टिक कप्स को बनाने के लिए, अगर आई मीन इन पेपर कप्स को बनाने के लिए अगर ये पेपर कप्स रिसाइकल्ड पेपर से बनाए जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बनाए जाते हैं तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। तो इस तरह से चैप्टर जो है वो हिंट होता है। और ये जो डिस्पोजेबल कप वाला जो है, ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। सीबीएसई ने क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जो प्लास्टिक कप और जो ग्लासेस थी जो शुरू में आई थी, जो सबसे एकदम स्टार्टिंग, ठीक है, जो प्लास्टिक कप्स जो ट्रेनों में चाय पी करके लौटा दिया करते थे, वहाँ से लेकर के और फिर जा कर के डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स एंड कुल्हड़ और पेपर कप तक का जर्नी बताइए, जिस्ट में बताने के लिए कहता था। तो सीबीएसई ने यह क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछ रखा है कि शुरू का जो आपका ग्लास था, उसके बाद डिस्पोजेबल कप, उसके बाद कुल्हड़ और उसके बाद पेपर कप तक का स्टोरी जो है बताइए कि क्यों आया, कैसे आया, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस, सभी को छोटे पैराग्राफ में लिखिए। तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। और आप लोग पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे इसका, जो भी डाउट वगैरह होगा वो हमसे टीचमेंट पर पूछेंगे। चैप्टर जो है वो हमारा एंड हो गया, चैप्टर नंबर 15। तो मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ में। हो सकता है कि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।
तो तब तक स्टार्ट होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बाकी चीज़ों का रिवीजन जारी रखिए और उम्मीद करते हैं कि 21 तारीख तक अगर स्कूल खुल जाता है तो फिज़िक्स वगैरह जो है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस बार स्कूल खुलेगा तो फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे एंड फिज़िक्स को पढ़ा के ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर बंद होने का मतलब टेंशन नहीं ले सकते हैं हम। और तुम लोग हम फिज़िक्स इसलिए ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम लोग फिर बोलोगे कि सर ऑफलाइन में फिर से फिज़िक्स पढ़ाइए, तो एक ही चीज़ के लिए हम दो जगह मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी ऑनलाइन में हम फिज़िक्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल।